सो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट। और जो भी आज हम पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि आज जो भी हम पढ़ेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो सभी क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। और आज जो पढ़ने वाले हैं वही फिजिक्स यूज होने वाली है आगे के सभी चैप्टर्स में। सो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट because whatever we will study will be used throughout in the 11th and 12th. Even you are asking me why we are studying differentiation. I was saying I will tell you. Now this is the time. I'm gonna tell you why we use. Means this time I'm going to change small terms here. Then you will see how the things got changed. Everything you are gonna study here, right? So, you know what? We write velocity. What? Displacement by time. लेकिन ये जो वेलोसिटी होती है होती है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, लास्ट टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकेंड में बॉडी टेक टर्म 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो आप वेलोसिटी कैसे लिखते थे? 3/2। ये 3/2 मीटर पर सेकंड कब की वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे थी, इस पे थी, इस पे थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ 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 या यहाँ। क्या ये पता चला किस पॉइंट पे थी वेलोसिटी? ये ऐसा है क्वेश्चन, मान लो मैंने कहा यहां से दिल्ली गए या गुवाहाटी गए, एनीवेयर, वहां से हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहां से दूसरा जो प्लेस है वो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस है? 60 किलोमीटर। एंड आई सेड मैं कार गया और कार से जब मैं गया तो मुझे 60 किलोमीटर पहुंचने में नियर बाय 1.5 आवर्स लगे। वैसे तो व्हाट इज द वेलोसिटी? ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। दैट कम्स आउट 40 किलोमीटर। बट 40 किलोमीटर पर आवर कब थी वेलोसिटी? जब घर से शुरुआत किए थे, रास्ते में भी इसी से चले, या जब आप अपने दूसरे प्लेस पे यानी गुवाहाटी या दिल्ली पहुंच गए तब थी स्पीड? क्या पूरी गाड़ी पूरे रास्ते में आप थ्रू आउट इसी स्पीड से चलते रहे? नहीं, हमारी स्पीड कभी कम हुई गाड़ी की, कभी ज़्यादा होती है। तो शुरुआत करते तो 0 थी, बीच में 80 पे भी गए होंगे, 60 पे भी गए होंगे, 20 पे भी आए होंगे, 10 पे भी आए होंगे, राइट? तो जो ये वाला फॉर्मूला है ये आपको पर्टिकुलर इंस्टेंट की नहीं बताएगा इस पॉइंट पे क्या थी, यहाँ यहाँ। ये क्या बताता है? ओवरऑल जर्नी की वेलोसिटी क्या थी, एवरेज जिसे हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मुझे जानना है कि यहाँ स्पीड क्या थी, इस पॉइंट पे स्पीड क्या थी, इस पॉइंट पे क्या थी और यहाँ क्या थी, तो ये फॉर्मूले ये वैल्यूज को नहीं बता सकते। तो इन सब की वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड एट एनी इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंट किसी जर्नी का, किसी रास्ते में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा है ना, तो इंस्टेंटेनियस ना। तो अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी। दैट विल बी ds by dt या ds के लिख देते, dx के लिए s भी लिख देते।
आप ये कैसे निकालेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें गिवन करूंगा, तुम्हें सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। अब तक क्या था, हम जब स्टडी कर रहे थे जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, dy बाई डी एक्स का निकाला था आपने, क्या है dy बाई डी एक्स? 2x। अब भी जब ये x का फंक्शन था तो यार dx निकाला, और मैं अगर ये कह दूं y t का फंक्शन था तो यहां क्या निकलेगा? dy बाय dt। तो जब t का फंक्शन है तो dy बाय dt निकाल लेते हैं, और जब x का फंक्शन था तो dy बाय dx निकाल रहे हैं। मैं कुछ नया नहीं बता रहा, वही सब हम यूज कर रहे हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, जो हमें आता है, जिसको हम जान चुके हैं। इसके अलावा कुछ नया नहीं। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से सोचें, इस टर्म का मतलब क्या है, या इसका मतलब क्या है? अगर एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका चेंज? डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस वर्ड को एक्सप्लेन करो, दैट इट विल बिकम व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस? रेट ऑफ चेंज ऑफ, और इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस आ गए हैं, फॉर्मूले बन रहे हैं जो आपको याद करने हैं, समझने हैं, ठीक है? कुछ नया नहीं होगा, अगर उनको ध्यान से देखो तो वही सब है जो आप अब तक पढ़ चुके हैं। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया ds बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv बाय dt। आप सबको नया लग रहा होगा आपको ये, रीजन इसका ये है, जब तक आपने जो 9 टाइप के फॉर्मूले बनाए थे डायरेक्ट पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वो 9th क्लास तक लिमिटेड थे। अब जब 11th में आओगे तो डिफरेंशिएशन की टर्म में पढ़ोगे। आपने जो 9th में पढ़ा था वो एवरेज था, अभी हम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। आपका लेवल बढ़ चुका है, 11th में आ गए हो, कुछ ज़्यादा लेवल पर हमें स्टडी करना है, तो इंस्टेंट हम स्टडी कर रहे हैं। जब चेंज होता जा रहा है तो इंस्टेंट को चेंज करने के लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन आता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल हो गया dt बाय dt, वेलोसिटी हो गया ds बाय dt। क्लियर? अब क्वेश्चन को देखते हैं। मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय 3t स्क्वायर माइनस t प्लस 5 और फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। क्या निकालनी है? फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो मैंने कहा सेकंड पर टेस्ट से वेलोसिटी बता, 2 सेकेंड पे, जब टाइम 2 सेकेंड था, टाइम 3 सेकेंड था, तो वेलोसिटी क्या थी वो सब निकालना है। तो पहले क्या करना है? टाइम को इनपुट नहीं करनी, सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है e की टर्म में। तो वेलोसिटी डिफरेंशिएट किया ds बाय dt, कितना आएगा? 60 माइनस 1। वही डिफरेंशिएशन है, कुछ नया नहीं है। तो ds बाय dt को वेलोसिटी लिखते हैं, तो b का फॉर्मूला क्या आ गया? 60 माइनस 1। अभी वेलोसिटी हमें 2 सेकंड पर निकालनी है, तो अब t की वैल्यू 2 पुट करना है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 6 इंटू 2 माइनस 1, 11 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा मुझे t की वैल्यू 3 सेकंड पर निकालना है, तो t के लिए 3 रख दो, तो 17। तो यू कैन सी
हम वेलोसिटी के फॉर्मूले में टी की वैल्यू पुट करके किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये चीज हमें सीखनी थी। अब इसको देखो, समझो और लिखो। So let's solve some questions. Means I will change a few terms. Position या displacement कुछ भी बोल सकता हूँ। Position of a particle is given as s equal to t square minus 5t plus 3. Find out velocity and acceleration. कब? At t equal to 2 सेकेंड। फिर दोनों निकालो, वेलोसिटी क्या थी और एक्सेलरेशन क्या था। कैसे करना है? वही डिफरेंशिएशन। हमें याद रहे पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट, देन पुट वैल्यू। अगर आपने पहले टी पुट कर दिया तब करोगे तो ऐसे नहीं होगा। और इसे डायरेक्ट टी से डिवाइड करने की गलती भी मत करना। कहीं सोचे अंदर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और इसे टी से डिवाइड कर दो, कह दो t माइनस 5 प्लस 3 बाई टी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब ये किससे होते हैं? डिफरेंशिएशन। तो सोल्व कीजिए और आंसर बताइए। सो हमने पहले इसको डिफरेंशिएट किया, ds बाय 2t माइनस 5। 3 का 0 कॉन्स्टेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। 2t माइनस, जब एक्सप्रेशन निकालना है तो a का फॉर्मूला क्या बताया था? dv बाय dt। तो ये तो v है, इसी को तो डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2t का 2, 5 का 0। एक्सप्रेशन क्या आया? 2। क्या एक ही वैल्यू t के ऊपर डिपेंडेंट है? t तो है ही नहीं इस वाले में, नहीं। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, t के लिए कुछ भी हो एक्सप्रेशन 2 ही रहेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी पूछे तो अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दो। तो b कितना आ गया? 2, यहां पे 2 पुट कर दिया, माइनस 1। क्लियर? कुछ नहीं किया मैंने, वही डिफरेंशिएशन करके बाद इसको पुट किया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है पोजीशन, वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन निकालना है। टाइम को निकाल के दे रहा हूं 3 सेकेंड। वही करना है, एक का डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन। जहां हमें टी के लिए पुट करना है, करो। सो वेलोसिटी होगा ds बाय dt। इसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, इसका 2t प्लस 10 और एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। तो इसका डिफरेंशिएट करो 3t स्क्वायर का 2t, t का 1, 60 माइनस 2
अब हमें वैल्यूज को पुट करना है। t के लिए 3, इसमें t के लिए 3 पुट करें तो v निकल के आ गया। -927 -6 + 10, 37 - 6 31। अब इसमें पुट करो, एक्सेलरेशन है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। एक तो छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाऊंगा, उसको सोचना है और तब सॉल्व करना है, राइट? फाइंड पोजीशन when particle was at rest। ये कहना पोजीशन दे दी है और हमें वो पोजीशन निकालनी है जिस पोजीशन में पार्टिकल रेस्ट करता है। मतलब कैसे, क्या बोला मैंने क्या बोला है? पार्टिकल रेस्ट पर है, तो मतलब वेलोसिटी क्या है? 0। तो आपको पहले वेलोसिटी निकालनी है और उसको किसके इक्वल रख देना है? 0 के इक्वल। और 0 के इक्वल रखने में जब t निकल के आएगा, कुछ निकल के आएगा, और t की वैल्यू इसमें पुट कर देना, तो पोजीशन निकल के आ जाएगा। तो आपको ये काम करना है इस वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो इस बार देखते हैं होता है नहीं। सो ds, let's see, ds by dt 60 - 12। तो यह आ गया हमारा वेलोसिटी, और हमने क्या कहा है? रेस्ट पर है, तो मतलब वेलोसिटी क्या रखना है? 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 2 सेकेंड। अब t की वैल्यू यहां पुट करोगे तो पोजीशन क्या आएगी? 3 × 2 का स्क्वायर, ये 15 था, नॉट 5। तो 4 × 3 12, 12 × 2 24 + 15, that comes out 3 मीटर। बहुत बढ़िया, आखिरी क्वेश्चन हो गया, तो बहुत बढ़िया होता है। डिफरेंशिएशन हम इतना रखते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन। क्लियर? क्या पढ़ेंगे आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक? इंटीग्रेशन। याद रहे, अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है तो इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगेन पहले मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, एक जनरल फॉर्मूला। अब आप उस फॉर्मूले में ये मत पूछना कि कहां से है कैसे है, बिकॉज दैट इज फॉर्मूला। अभी ये सब नहीं बता सकता कौन सी चीज कहां से कैसे आई, ये सब मैथ्स में बताया जाएगा। क्लियर? तो सिंपल है, इंटीग्रेट किया है x की पावर n हम इंटीग्रेट करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सिंबल है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। उल्टा है, डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, पावर को मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर देते। यहां क्या करेंगे, पहले n+1 प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे प्लस करके और प्लस सी इज अ कांस्टेंट टर्म, आई डोंट नो दैट वैल्यू, ये बस लिखना है, इतना समझो, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस इतना लिखना है कि प्लस सी लिखना है। क्यों लिखना है, क्या रीजन, वो बाद में एक्सप्लेन होगा सब कुछ धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल बेसिक के तौर पे इतना ही देखना है क्या x की पावर n इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, हमें सी लिखना ही है। क्लियर? जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां n से कंपेयर करें तो पावर 2 है, तो उसमें एक ऐड ऑन करना है 3/3। क्लियर? x की पावर 5, फिर से क्या है इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया। अब c इज अ कांस्टेंट टर्म है, बट याद रहे c से कोई मतलब नहीं, प्लस c लिखना है। क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसको बाद में एक्सप्लेन होगा, आपको बस इतना याद रखना है कि हाँ लिखना है प्लस सी। ठीक है? सी, चलो अगर मैं बात कह दूं a इंटू एक्स की पावर n कांस्टेंट x के साथ है, तो भाई a बाहर ले लिया, x की पावर n का इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर से क्या आएगा, a x की पावर n+1 अपॉन प्लस सी। वही a को नहीं छेड़ना, a को कहां लेना है, बाहर। क्लियर? जैसे 3x² का इंटीग्रेशन बताओ, 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x², तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ तो आ गया, तो 5x की पावर 6 क्या आएगा, 5 बाहर, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x की पावर 7/, तो इस तरीके से आसान आसान क्वेश्चन है, कोई टिपिकल, ये हमेशा याद रखना है, dx का इंटीग्रेशन खाली dx मतलब 1 इंटू dx x आता है, इसका जो फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर रहा है, कैसे भी याद कर लो, या इसका ऐसे सोच लो, इसको हम ऐसे सकते थे 1 को, यही तो आएगा, तो उसे जैसे समझना है वैसे समझे, बस उसको याद करना है, dx का इंटीग्रेशन x, जैसे कि मैं कहने लगा हूं 3 dx का इंटीग्रेट करो, 3 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dx, इसका इंटीग्रेशन x। क्लियर? अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, वो सॉल्व करना है। इसे नीचे लिख दिया मैंने, और जबकि मैंने ऊपर वाला बताए हैं, तो आपको पता है क्या करना है, इसको कहां लेके जाना है, 1/x³ है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -3 होके सॉल्व करना है।
और ये रूट एक्स है मतलब पावर 1/2 है, तो उसी तरीके से सॉल्व करो। और ये कुछ नया है, पक्का हो जाएगा, ट्राई करना है। इसमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअल का इंटीग्रेट करना है, जैसे हमें डिफरेंशिएशन अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, इसको मतलब इसको ट्राई करना है। नहीं होता कोई बात नहीं, आई विल सॉल्व इट, बट यू जस्ट नीड टू ट्राई। सो सॉल्व करो, चलो सो लेट्स सॉल्व। देखो पहले का एक्स क्यूब का आ गया एक्स की पावर 4/4, दूसरा हमारा एक्स क्यूब है तो इसको हम एक्स की पावर -3, तो एक्स की पावर -3 + 1 -2 होगा, -4 मत लिख देना। आगे सेकंड थर्ड 2 आगे बाहर, एक्स क्यूब का आगे एक्स की पावर 4/4, इसका क्या रहेगा, इसके एक्स की पावर 1/2 लिख दिया, तो 1/2 + 1 करेंगे 3/2 बाय, तो है 2/3। यहां पर क्या किया, 3 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा x³/3 प्लस इस x का x²/2 और 5 बाहर, सिर्फ dx बचा, तो dx इंटीग्रेशन x। क्या ये क्लियर है या दोबारा कराओ? क्लियर है? चलो एक बार अगर इसको मैं इंडिविजुअली खोलूंगा तो ऐसे तो बनेगा 3x इंटू dx, dx मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन, अब इसके साथ कर दो x इंटू dx प्लस 5 बाहर आ गए। अब सोल्व करके देखो, 3 x का x³/3 प्लस x का x²/2 प्लस 5 dx का x, हो गया सॉल्व। तो कोई टफ काम नहीं था, बहुत सिंपलेस्ट था, सोचना है। डिफरेंशिएशन से भी इजी होता है इंटीग्रेशन। क्लियर? आगे हमारे पास आता है बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अभी हम डायरेक्ट इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लिमिटेड चीजें हमें पढ़नी है, तो अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। साइन का डिफरेंशिएशन क्या था, cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin x, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, क्योंकि cos का माइनस साइन था डिफरेंशिएशन में। tan का था sec x², तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x। आप ऐसे देख सकते हो, sin x था, इसका डिफरेंशिएशन आया था cos, तो इसका इंटीग्रेशन sin, और cos का डिफरेंशिएशन क्या था माइनस साइन, माइनस इधर ले गए, और साइन का इंटीग्रेशन cos। tan का डिफरेंशिएशन क्या था sec², तो इसका इंटीग्रेशन tan x। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x का डिफरेंशिएशन था ना ये, cos x tan x
अगेन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ये 6 फॉर्मूले हैं, 6 के 6 आपको याद रखने हैं। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है, इन्हें लिख लो जल्दी से, फिर हम आगे करेंगे। अब तक आप पूछ रहे थे कि सी क्यों आ रहा है और सी कब हटेगा। अब हटेगा सी। इस पर क्या तो लिमिट दी जाएगी ए से बी, ये है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। हम जब भी बोलते हैं तो पहले लोअर लिमिट बोलेंगे देन अपर। तो अगर मैं कहता हूं एक्स की पावर n को इंटीग्रेट करो फ्रॉम a टू b, तो पहले कौन सी लिमिट बोली जाती है, लोअर देन अपर। आई एम सेइंग इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b, मतलब ये लोअर है, ये अपर है, पहले लोअर बोली जाएगी फिर अपर। इसमें क्या करना है, पहले इसको सिंपली इंटीग्रेट किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ दीज लिमिट्स राइट हियर a to b, when we solve them, now in place of x substitute b, and without no minus, अब where is x, substitute a माइनस के बाद, that is b की पावर n plus 1. This is again a method of solution. याद रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले x की जगह में b पुट किया, सब्स्टिट्यूट b in place of x minus, now substitute a. क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x स्क्वायर है, लिमिट 1 to 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x क्यूब बाय 3, लिमिट है 1 से 2 तक, 1/3 बाहर ले लिया मैंने, कांस्टेंट है। अब x की जगह 2 पुट किया, 2 का क्यूब माइनस 1 पुट कर दिया, 2 का क्यूब हो गया 8, 1 का क्यूब 1, 7/3। इस बार सी नहीं रखा हमने, सी गया इस बार पानी भरने या किसी और से मिलने, जहां भी था उसका जो भी 9% था वह। चल लिमिट्स का समझ आया। तो अब आपको ये करना है cos x इंटू डी, cos का इंटीग्रेशन साइन, लिमिट है 0 से π/2, इसको सॉल्व करना है और जल्दी से आंसर बताइए सॉल्व करके। सो cos का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट 0 से π/2, sin x की जगह π/2 पुट कर दो, माइनस साइन 0, साइन 90 क्या होता है 1। अच्छा पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो पाई का मतलब मीन्स 90 डिग्री एंड साइन 90 1। क्लियर? ऐसे ही सपोज आई एम
sin x का इंटीग्रेट कीजिए 0 to pi by 2, 0 to pi. Then what? Sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, माइनस हम बाहर ले लिया ना, पहले x की जगह पाई रखा, माइनस cos 0, cos पाई होता है -1, cos 0 1, -2, ये हो गया +2. cos 180 की वैल्यूज पता है कैसे निकालते हैं? कोई नहीं, हम जो नेक्स्ट क्लास में लेंगे उसमें बताऊंगा सारी वैल्यूज निकालना. वैसे तो हम मैथ्स का है लेकिन हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे. और इंटीग्रेशन बस लास्ट चीज, और उससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है फिजिक्स में. 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, याद रखना डायरेक्ट फॉर्मूला है. 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कुछ log के फॉर्मूले पढ़ेंगे और ये वैल्यूज को निकालना सीखेंगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से हमें इतना ही स्टडी करना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना. हमें नीड नहीं है फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर बहुत पढ़ना होता है, उनको देखना है बहुत ज़्यादा हमें. क्लियर? तो जितना पढ़ाया है सफिशिएंट है फॉर फिजिक्स, डोंट नीड टू वरी. तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय.